क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग तुम्हें इतना परेशान क्यों करते हैं कि तुम्हारा खून खौल उठता है, जबकि वही बात कोई और करे तो तुम्हें कुछ नहीं लगता? क्या तुमने कभी सोचा है कि वो इंसान तुम्हें इतना ट्रिगर क्यों करता है कि तुम रात को बिस्तर पर लेटकर भी उसी के बारे में सोचते रहते हो? उसके शब्द तुम्हारे दिमाग में गूंजते रहते हैं और तुम बार बार खुद को कन्विंस करने की कोशिश करते हो कि गलती उसकी है, पूरी तरह उसकी। मैं एलिसा हूँ और ये यूनिवर्सल ट्वीट्स है, और आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो शायद तुम्हें थोड़ी असहज कर दे, थोड़ी चुभे, पर अगर तुमने इसे ध्यान से सुना तो ये तुम्हारी जिंदगी के बहुत सारे अनसुलझे रिश्तों को, बहुत सारी अनसुलझी तकलीफों को एक नई रोशनी में दिखा सकती है। आज का विषय है, जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा ट्रिगर करता है वो दरअसल तुम्हारे अपने अंदर की कौन सी 4 बातें दिखा रहा है जो तुमने कभी स्वीकार ही नहीं की। ये सुनकर पहली रिएक्शन होगी कि नहीं, गलती तो सामने वाले की है, मैंने क्या किया? और ये रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल है। पर एक मिनट रुको, मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाला सही है या तुम्हारी तकलीफ झूठी है। मैं ये कह रही हूँ कि हर ट्रिगर दूसरे व्यक्ति की गलती नहीं होता। कभी कभी वो तुम्हारे उस हिस्से को सामने लाता है जिसे तुमने स्वीकार करना कभी सीखा ही नहीं। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रही, ये बात मनोविज्ञान के सबसे गहरे और सबसे पुराने सिद्धांतों में से एक पर टिकी है। कार्ल युंग ने बताया कि हर इंसान के अचेतन मन में एक शैडो होता है, यानी वो हिस्सा जो दबी हुई कमजोरियों, छिपी हुई इच्छाओं और अस्वीकृत प्रवृत्तियों से बना होता है। ये एसेंशियली तुम्हारे व्यक्तित्व का वो अंधेरा पक्ष है जो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड स्वीकार नहीं करता, पहचानने से इनकार करता है। अब जरा सोचो, बचपन से तुम्हें क्या सिखाया गया? गुस्सा मत करो, ज्यादा बोलो मत, बड़ों की बात मानो, लड़कियां ऐसे नहीं करती, लड़के रोते नहीं, एम्बिशियस मत बनो, इतने ज्यादा ख्वाब मत देखो। हर बार जब तुमने कोई इमोशन महसूस किया जो तुम्हारे परिवार, समाज या माहौल में एक्सेप्टेबल नहीं था, तुमने उसे दबा दिया, तुमने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। पर वो इमोशन मरा नहीं, वो जिंदा है और वो तुम्हारे अंदर से बार बार बाहर आने की कोशिश करता है। और सबसे ज्यादा तब जब कोई दूसरा इंसान वही काम करता है जो तुम खुद करना चाहते थे पर कभी कर नहीं पाए। ये है शैडो का खेल। अब मैं चाहती हूँ कि तुम एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो एक पल के लिए और उस एक इंसान का चेहरा सोचो जो तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। वो कोई भी हो सकता है, ऑफिस का कलीग, घर का कोई रिश्तेदार, पड़ोसन आंटी, कोई पुराना दोस्त, या शायद तुम्हारा अपना कोई बहुत करीबी। अब सोचो, वो तुम्हें एग्जैक्टली क्या करता है जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते? क्या वो बहुत सेल्फिश है, बहुत ज्यादा बोलता है, दूसरों की परवाह नहीं करता, हमेशा अपनी मर्जी चलाता है, बहुत प्राउड है, बहुत इमोशनल है, बहुत कोल्ड है? अब असली सवाल ये है, क्या वो क्वालिटी कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में तुम्हारे अपने अंदर भी तो नहीं है? पहली बात जो ट्रिगर दिखाता है, तुम्हारी वो दबाई गई जरूरत जो तुमने कभी जाहिर नहीं की। एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो तुम्हारी ऑफिस में एक लड़की है जो बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखती है, मीटिंग्स में सबसे पहले बोलती है, अपने आइडियाज को ओपनली शेयर करती है, और तुम उसे देखकर इरिटेट होते हो। तुम सोचते हो कितनी शो ऑफ है, बिना बात के बोलती रहती है, कोई जरूरत नहीं है इतना दिखाने की। पर जरा ठहरो, क्या तुम्हारे अंदर भी अपनी बात कहने की इच्छा नहीं है? क्या तुमने बचपन में सीखा कि बोलने वाले लोग ज्यादा होते हैं, कि चुप रहना अच्छा होता है, कि अपनी बात रखना बदतमीजी है? तो तुमने वो जरूरत दबा दी, पर वो जरूरत गई नहीं, वो तुम्हारे शैडो में चली गई। और अब जब कोई और वो काम करता है जो तुम करना चाहते थे पर कर नहीं पाए, तो तुम्हें गुस्सा आता है। पर वो गुस्सा उस इंसान पर नहीं है, वो गुस्सा तुम्हारी अपनी अधूरी जरूरत पर है। ये प्रोजेक्शन है। जब तुम अपने अंदर की किसी अस्वीकार की गई क्वालिटी को दूसरों में देखते हो और उस पर रिएक्ट करते हो, तो दरअसल तुम अपने ही भीतर के किसी अनसुलझे हिस्से को सामने ला रहे होते हो। ये ऑलमोस्ट हमेशा प्रोजेक्शन के जरिए होता है। तुम किसी दूसरे में वो चीज देखते हो जो तुम्हें पसंद नहीं, बार बार देखते हो और धीरे धीरे उस पर जजमेंटल हो जाते हो। पर अगर ईमानदारी से देखो तो पता चलता है कि जो बात तुम दूसरों में नापसंद कर रहे हो, वो असल में तुम्हारे अपने अंदर का ही संघर्ष है। ये बात सुनने में कड़वी है, मुझे पता है, पर ये ही असली हीलिंग की शुरुआत है। अब दूसरी बात, ट्रिगर दिखाता है तुम्हारी वो बाउंड्री जो तुमने कभी सेट नहीं की। बहुत बार गुस्सा इसलिए नहीं आता कि सामने वाला गलत है, गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि तुमने कभी अपनी सीमा तय नहीं की
और अब जब कोई उस इनविजिबल लाइन को क्रॉस करता है तो तुम्हें लगता है कि उसने कुछ गलत किया, जबकि असल में तुमने वो लाइन कभी खींची ही नहीं थी। सोचो, तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार है जो हर बार आता है तो तुम्हारी जिंदगी के पर्सनल डिसीजंस पर कमेंट करता है। शादी कब करोगी, ये जॉब छोड़ दे, अच्छी नहीं है, तेरा वेट बढ़ गया है, और तुम जलती हो अंदर ही अंदर। पर तुमने कभी कहा, भैया मेरी जिंदगी मेरी है, प्लीज मत बोलो? नहीं कहा, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। तो तुमने बाउंड्री सेट करना ही नहीं सीखा, और जब बाउंड्री नहीं होती तो हर इंटरैक्शन एक इन्वेजन लगता है। और वो गुस्सा जो तुम्हें उस रिश्तेदार पर आता है वो एक्चुअली तुम्हारे ऊपर है कि तुम बोल क्यों नहीं पाते, तुम अपनी जमीन पर खड़े क्यों नहीं हो पाते। ये शैडो की दूसरी लेयर है। जब तुम दूसरों के बिहेवियर से ट्रिगर होते हो तो कई बार वो सिग्नल है कि तुम्हें अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करनी है। गुस्सा तुम्हारा बॉडीगार्ड है, वो बता रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, पर अगर तुम उसे सुनो बिना रिएक्ट किए तो तुम्हें पता चलेगा कि गलत बाहर नहीं अंदर हो रहा है। तुम अपनी जरूरतों को आवाज नहीं दे रहे। मनोविज्ञान में एंगर, रेज, एनवी और रिजेंटमेंट जैसी अग्रेसिव इमोशंस की फिनोमिनोलॉजी पर काफी काम हुआ है, और ये पाया गया है कि एंगर एक प्रोटेक्टिव और कम्युनिकेटिव फोर्स भी हो सकती है, पर जब इसे स्वस्थ तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया जाता तो ये डिस्ट्रक्टिव रूप ले लेती है। अगर तुमने कभी नोटिस किया हो, बहुत अच्छे लोग जो हमेशा सबकी मदद करते हैं, कभी ना नहीं बोलते, हमेशा स्माइल करते हैं, वही लोग अंदर से सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्योंकि उनका गुस्सा कहीं जा नहीं रहा, वो उनके शैडो में जमा हो रहा। और फिर एक दिन किसी छोटी सी बात पर चाय ठंडी मिल गई, ऑटो वाले ने ज्यादा पैसे मांग लिए, बच्चे ने सवाल पूछ लिया और ये लोग फट पड़ते हैं। ये ओवर रिएक्शन नहीं है, ये सालों की दबाई गई बाउंड्रीज का एक साथ बाहर आना है। तुम भी अगर बहुत ज्यादा एडजस्ट करते हो, हर बार दूसरों की खुशी के लिए अपनी जरूरत सैक्रिफाइस करते हो, तो एक बात समझ लो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम डरे हुए हो। तुम्हें डर है कि अगर तुमने अपनी बात कही तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, और ये डर तुम्हारे शैडो का हिस्सा है। अब तीसरी बात, और ये शायद सबसे अनकंफर्टेबल है, ट्रिगर दिखाता है तुम्हारी वो दबाई गई एम्बिशन जो एनवी के रूप में बाहर आती है। हाँ, मैंने सही कहा, एनवी। ये शब्द सुनकर ही बहुत लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। मैं किसी से जेलस नहीं हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पर जरा ईमानदारी से सोचो, जब तुम इंस्टाग्राम पर किसी को देखते हो जो बढ़िया जिंदगी जी रहा है, ट्रैवल कर रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है, खुश दिख रहा है, और तुम्हारे मन में एक चुभन होती है, एक खिंचाव, एक इसमें क्या रखा है वाला डिसमिसल, तो वो एनवी है। और ये एनवी बुरी चीज नहीं है, ये तुम्हारी दबाई गई एम्बिशन की आवाज है। एनवी एक ऐसा इमोशनल पेन है जो तब उठता है जब तुम किसी से सोशल कंपैरिजन करते हो और पाते हो कि उसके पास वो क्वालिटीज, अचीवमेंट्स या एक्सपीरियंसेस हैं जो तुम खुद चाहते हो पर तुम्हारे पास नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनवी सेल्फ थ्रेटनिंग इमोशन है। लोग अक्सर अपने आप से भी इसे स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए वो इसे दबा देते हैं या किसी और एक्सेप्टेबल इमोशन में बदल देते हैं, जैसे इंडिग्नेशन या मॉरल जजमेंट। तुमने कभी सोचा कि तुम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर क्यों इरिटेट होते हो? क्यों तुम तुरंत उसमें कोई कमी ढूंढने लगते हो? पैसे तो हैं पर हैप्पीनेस नहीं होगी, सब दिखावा है, पता नहीं क्या करके पहुंचा होगा। ये सब डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। तुम्हारा माइंड तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है उस सच्चाई से कि तुम भी वो चाहते हो, पर तुमने खुद को परमिशन नहीं दी कि तुम वो चाह सको। शायद बचपन में तुमसे कहा गया, ज्यादा उड़ मत, पंख कट जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं है। ये बात सही है, पर जब ये बात एक फ्रस्ट्रेशन से बोली जाती है तो बच्चे का मैसेज ये बनता है कि चाहना गलत है। तो तुमने अपनी एम्बिशन दबा दी, तुमने अपनी इच्छाओं को लालच का लेबल दे दिया, और अब जब कोई और वो अचीव करता है जो तुम चाहते थे तो तुम्हें जलन होती है। पर तुम उसे जलन नहीं कहते, तुम उसे क्रिटिसिज्म कहते हो, रियलिटी चेक कहते हो, सच बोल रहा हूँ कहते हो। लोग एनवी को जस्टिफाई करने के लिए सामने वाले को मॉरली फ्लॉड या अनफेयर बताने लगते हैं, और धीरे धीरे जो शुरुआत एनवी से हुई थी वो इंडिग्नेशन और आउटरेज में बदल जाती है। ये शैडो वर्क का एक बहुत जरूरी हिस्सा है अपनी एनवी को पहचानना, क्योंकि एनवी बता रही है कि तुम्हारे अंदर अभी भी वो आग है, वो ड्रीम जिंदा है, तुमने बस उसे कहीं दफना दिया है। अगर तुम उस एनवी को सुनो, उसे समझो,
तो वो तुम्हें तुम्हारी असली डायरेक्शन बता सकती है। रिसर्च बताती है कि एनवी 2 तरह की होती है, बिनाइन एनवी जो तुम्हें मोटिवेट करती है कि तुम भी वो अचीव करो, और मैलिशियस एनवी जो सामने वाले को गिरते देखना चाहती है। बिनाइन एनवी एक पॉजिटिव मोटिवेटर बन सकती है जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स की तरफ ले जाती है। बस तुम्हें इतना करना है कि उसे रिकॉग्नाइज करो, उसका नाम लो और उसे सही डायरेक्शन में चैनल करो। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है और ये न्यूरोसाइंस से आती है। UCLA के मैथ्यू लीबरमैन की लैब ने fMRI ब्रेन स्कैन्स के जरिए डेमोन्स्ट्रेट किया कि जब लोग अपनी इमोशंस को पहचानते हैं और उन्हें नाम देते हैं, अफेक्ट लेबलिंग, तो उनके ब्रेन का अमिग्डला जो थ्रेट डिटेक्टर है शांत हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो रैशनल और रेगुलेटरी सिस्टम है एक्टिव हो जाता है। लीबरमैन इसे डिस्क्राइब करते हैं कि इमोशनल लेबलिंग हिटिंग द ब्रेक्स ऑन योर इमोशनल रिएक्शंस जैसा है। इसका मतलब ये है कि जब तुम अपने ट्रिगर को नाम दे देते हो, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे ये अनफेयर लग रहा है, या मुझे जलन हो रही है क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ, तो तुम्हारा ब्रेन लिटरली शांत होने लगता है। ये मैजिक नहीं है, ये साइंस है। और शैडो वर्क इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। तुम जो दबा रहे हो उसे नाम दो, उसे पहचानो और फिर देखो कैसे वो अपनी पावर खोता है। अब चौथी और आखिरी बात, ट्रिगर दिखाता है तुम्हारे पर्सोना और ऑथेंटिक सेल्फ के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। यूंग के मॉडल में पर्सोना वो मास्क है जो तुम बाहरी दुनिया को दिखाते हो, और शैडो तुम्हारी आइडेंटिटी का वो हिस्सा है जो ईगो के साथ खड़ा है। पर्सोना बाहरी दुनिया से रिलेट करता है जबकि तुम्हारी इनर वर्ल्ड अलग होती है। जरा सोचो, तुम बाहर कैसे दिखते हो? शांत, समझदार, मैच्योर, सब कुछ हैंडल करने वाले, कभी शिकायत न करने वाले। ये तुम्हारा पर्सोना है, ये वो मास्क है जो तुम पहनते हो ताकि लोग तुम्हें एक्सेप्ट करें, तुम्हें प्यार करें, तुम्हें रिस्पेक्ट दें। पर अंदर तुम थके हुए हो, अंदर तुम टूटे हुए हो, अंदर तुम चिल्लाना चाहते हो, अंदर तुम बोलना चाहते हो कि बस करो, मुझसे नहीं होता, पर तुम बोलते नहीं, क्योंकि अगर बोल दिया तो पर्सोना टूट जाएगा, और पर्सोना टूटा तो लोग असली तुमको देखेंगे, और तुम्हें डर है कि असली तुमको कोई नहीं चाहेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सोना और ऑथेंटिक सेल्फ के बीच ये शैडो वर्क का सबसे गहरा हिस्सा है। और ट्रिगर तब आता है जब कोई इंसान वो करता है जो असली तुम करना चाहता है। जैसे कोई ओपनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, तुम्हें इरिटेशन होती है क्योंकि तुम खुद ये करना चाहते हो पर तुम्हारा पर्सोना अलाउ नहीं करता। कोई बिना गिल्ट के ना बोल देता है, तुम्हें गुस्सा आता है क्योंकि तुम्हारा पर्सोना हाँ बोलने पर ट्रेंड है। कोई बिना माफी मांगे अपनी स्पेस लेता है, तुम्हें लगता है कितना सेल्फिश है, क्योंकि तुम्हारा पर्सोना तुम्हें अपनी स्पेस लेने की परमिशन नहीं देता। ये समझना जरूरी है कि ट्रिगर हमेशा बुरे लोगों से नहीं आता। कभी कभी ट्रिगर उन लोगों से आता है जो वो कर रहे हैं जो तुम चाहते हो, पर जो तुमने खुद को करने से रोक रखा है। और जब तक तुम ये पैटर्न नहीं पहचानते, तब तक तुम हर रिलेशनशिप में, हर वर्क प्लेस में, हर फैमिली गैदरिंग में वही साइकिल रिपीट करते रहोगे, रिएक्ट, रिग्रेट, रिपीट। तो अब सवाल ये है, इससे बाहर कैसे निकलें? और ये ही शैडो वर्क है। शैडो वर्क स्ट्रक्चर्ड साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं जो कार्ल यूंग और उनके सक्सेसर्स ने डेवलप की हैं। इनमें एक्टिव इमेजिनेशन, ड्रीम एनालिसिस, प्रोजेक्शन वर्क, 3 चेयर डायलॉग और शैडो जर्नलिंग जैसी टेक्निक्स शामिल हैं जो अनकॉन्शियस शैडो मटेरियल को कॉन्शियस अवेयरनेस में लाने के लिए काम करती हैं। पर मैं तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेटेड थेरेपी सेशन करने को नहीं कहूंगी। मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल प्रैक्टिकल टूल बताती हूँ जो तुम आज से शुरू कर सकते हो। ट्रिगर जर्नल। ये क्या है? जर्नलिंग शैडो वर्क में एक प्रैक्टिकल टूल है जो इमोशनल ट्रिगर्स और उसके बाद आने वाली फीलिंग्स को डॉक्यूमेंट करती है और सबकॉन्शियस मोटिवेशंस को इल्यूमिनेट करती है जो तुम्हारे बिहेवियर्स को ड्राइव करती हैं। इसे ऐसे करो, जब भी तुम ट्रिगर हो 4 चीजें लिखो। पहला, क्या हुआ? बस फैक्ट्स लिखो, कोई जजमेंट नहीं। फला इंसान ने मेरे सामने अपनी सैलरी की बात की। दूसरा, मुझे क्या फील हुआ? मुझे गुस्सा आया, इरिटेशन हुई, इंफीरियर फील हुआ। तीसरा, इस फीलिंग के पीछे मेरी कौन सी हिडन नीड है? शायद मैं भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, शायद मैं भी प्राउडली अपनी अचीवमेंट शेयर करना चाहता हूँ। चौथा, इस बार मैं डिफरेंटली कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ? अगली बार मैं रिएक्ट करने की बजाय पहले ये सोचूंगा कि ये ट्रिगर मुझे मेरे बारे में क्या बता रहा है। बस इतना। ये 4 स्टेप्स, ये तुम्हारे शैडो को समझने की शुरुआत है।
और ये डेली प्रैक्टिस नहीं करनी, जब भी ट्रिगर हो तब करो। गोल ये है कि तुम ऑनेस्ट और कंसिस्टेंट रहो, परफेक्ट नहीं। हफ्ते में एक बार भी किया तो काफी है, बस इतना जरूरी है कि तुम ये करो। अब मैं यहाँ एक बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग शैडो वर्क को गलत समझते हैं। शैडो वर्क का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने हर इम्पल्स पर एक्ट करो। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो किसी को मारो मत, चिल्लाओ मत, रिश्ता तोड़ दो। शैडो वर्क का मतलब है अपने इम्पल्सेस को कॉन्शियसली इंटीग्रेट करना। इसका मतलब है, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा वैलिड है, पर मैं इसे रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करने के लिए यूज करूंगा। जब तुम अपने अंदर की उन बातों को रिकॉग्नाइज करते हो जो तुम डिनाई या रिप्रेस कर रहे थे, और उन एस्पेक्ट्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हो, उन्हें वॉइस देते हो, तो तुम साइकोलॉजिकली हेल्दियर हो जाते हो और दूसरों से ट्रिगर होना कम हो जाता है। और ये ही जेन्युइन अवेकनिंग का प्रैक्टिकल साइन है, रिड्यूस्ड रिएक्टिविटी। तुम जानते हो कि तुम ग्रो कर रहे हो जब वही इंसान जो पहले तुम्हारा खून खौला देता था, अब तुम एक डीप ब्रेथ लेकर सोचते हो, ये मेरे बारे में क्या बता रहा है। जब तुम्हारा पहला रिएक्शन जजमेंट नहीं, क्यूरियोसिटी हो जाए, तब समझो कि शैडो वर्क काम कर रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन रातों रात नहीं होता। यूंग ने खुद दशकों शैडो वर्क पर काम किया और इसे अनफिनिशेबल बाय डिजाइन माना। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इंडिविजुएशन का हिस्सा, यानी जीवन भर चलने वाली यात्रा साइकोलॉजिकल होलनेस की तरफ। पर हर छोटा स्टेप मायने रखता है। हर बार जब तुम रिएक्ट करने से पहले एक पल रुकते हो, हर बार जब तुम अपने ट्रिगर को नाम देते हो, हर बार जब तुम सामने वाले को ब्लेम करने की बजाय अंदर झांकते हो, तुम एक और लेयर उतार रहे हो, एक और मास्क हटा रहे हो, अपने असली चेहरे के थोड़ा और करीब आ रहे हो। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, और ये सवाल मैं जेन्युइनली पूछ रही हूँ, कमेंट सेक्शन को डेकोरेटिंग करने के लिए नहीं। तुम्हारी जिंदगी में वो कौन सा एक ट्रिगर है जो बार बार आता है? वो कौन सी एक बात है जो सुनकर तुम्हारा बीपी बढ़ जाता है? और अगर तुम ईमानदारी से सोचो, तो क्या उस ट्रिगर के पीछे तुम्हारी कोई अपनी अनमेट नीड छुपी है? लिखो कमेंट्स में, शायद लिखने से ही क्लैरिटी आ जाए। क्योंकि पीयर रिव्यूड स्टडीज कंफर्म करती हैं कि रिप्रेस्ड इमोशंस के बारे में लिखने से फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, एंजाइटी कम होती है और मेजरेबल थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स 4 दिनों के अंदर दिखने लगते हैं। तो बस लिखो अभी यहीं कमेंट्स में। ये तुम्हारे शैडो वर्क की शुरुआत हो सकती है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताती हूँ जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। शैडो सिर्फ नेगेटिव ट्रेट्स का नहीं होता। हाँ, तुमने सही सुना। शैडो में नेगेटिव इम्पल्सेस जैसे रेज, ग्रीड, सेल्फिशनेस, पावर की डिजायर ही नहीं, बल्कि तुम्हारी पॉजिटिव क्वालिटीज भी दबी हो सकती हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को सरप्राइज करता है। पर सोचो, क्या तुमने कभी अपनी काइंडनेस को दबाया है क्योंकि तुम्हें लगा कि दुनिया ऐसी नहीं है? क्या तुमने अपनी क्रिएटिविटी को जंजीरों में बांधा है क्योंकि प्रैक्टिकल बनो कहा गया? क्या तुमने अपनी वल्नरेबिलिटी को छुपाया है क्योंकि कमजोर मत दिखो? ये सब पॉजिटिव शैडो है। और जब कोई इंसान ओपनली काइंड होता है, क्रिएटिव होता है, वल्नरेबल होता है और तुम्हें उससे इरिटेशन होती है, तो वो ट्रिगर तुम्हारे पॉजिटिव शैडो को सरफेस कर रहा है। वो बता रहा है कि तुमने अपनी ही अच्छाइयों को दफना रखा है। अब एक और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल देती हूँ जो शायद बहुत रिलेटेबल लगे, जॉइंट फैमिली का। सिनेरियो सोचो, एक बहू है जो हमेशा सबकी सेवा करती है, सबका ख्याल रखती है, कभी अपने लिए टाइम नहीं निकालती। और उसकी ननद है जो अपनी जिंदगी फ्रीली जीती है, वीकेंड पर बाहर जाती है, अपने शौक पूरे करती है। बहू को ननद से हमेशा चिढ़ रहती है, कितनी सेल्फिश है, बस अपने बारे में सोचती है। पर अगर ईमानदारी से देखो तो बहू के अंदर भी वही डिजायर है कि काश मैं भी अपने लिए जी पाती, काश मैं भी कह पाती कि आज मेरा दिन है। पर उसका पर्सोना, अच्छी बहू का, उसे अलाउ नहीं करता, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को ननद पर प्रोजेक्ट करती है। और ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक वो ये नहीं पहचान लेती कि गुस्सा ननद पर नहीं, अपने ऊपर है, कि मैंने अपनी ज़रूरतों को इतना नज़रअंदाज किया कि अब वो एनवी बनकर बाहर आ रही हैं। रिसर्च सपोर्ट करती है कि जो लोग अपनी डिफिकल्ट इमोशंस को एक्नॉलेज और रेगुलेट करते हैं, वो ज़्यादा साइकोलॉजिकल वेलबींग एक्सपीरियंस करते हैं। ये ग्रॉस और जॉन की 2003 की स्टडी ने एस्टैब्लिश किया। तो सप्रेस करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रॉब्लम पोस्टपोन होती है। एक और बात, ट्रिगर सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होता, रिलेशनशिप्स में भी होता है। बहुत सारी रिलेशनशिप चैलेंजेस शैडो एस्पेक्ट से आती हैं,
अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड वुंड्स, प्रोजेक्शन और अनकॉन्शियस पैटर्न्स। शैडो वर्क तुम्हें अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने, अटैचमेंट पैटर्न्स समझने और अपनी इमोशनल रिएक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में मदद करता है, बजाय इसके कि तुम उन्हें दूसरों पर प्रोजेक्ट करो। तुमने कभी सोचा कि क्यों कुछ कपल्स में हमेशा एक ही टाइप का झगड़ा होता है? वही बात, वही पैटर्न, वही एंडिंग, सालों से। क्योंकि दोनों अपने अपने शैडोज को एक दूसरे पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो एक दूसरे को मिरर्स की तरह यूज कर रहे हैं, बिना ये जाने कि जो चेहरा वो उस मिरर में देख रहे हैं वो सामने वाले का नहीं, उनका अपना है। अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो, रोमांटिक, फैमिली, फ्रेंडशिप, और बार बार ट्रिगर हो रहे हो, तो एक एक्सपेरिमेंट करो। अगली बार जब वो इंसान कुछ ऐसा करे जिससे तुम्हें गुस्सा आए, तो रिएक्ट करने से पहले खुद से पूछो, ये मुझे मेरे बारे में क्या बता रहा है? क्या ये मेरी कोई अनमेट नीड है, कोई अनफेल्ट इमोशन, कोई अनसेड ट्रूथ? बस इतना। ये एक सवाल तुम्हारे पूरे रिएक्शन पैटर्न को बदल सकता है। यूंग ने जोर दिया था कि प्रोजेक्शन इनेविटेबल भी है और जरूरी भी, क्योंकि ये हमारे अनकॉन्शियस एलिमेंट्स की अवेयरनेस पाने का प्राइमरी जरिया है। प्रोजेक्शन के बाद हेल्दी काम ये है कि उसकी सब्जेक्टिव ओरिजिन को रिकॉग्नाइज करो, उसे बाहरी दुनिया से विड्रॉ करो और अपने पर्सनालिटी के उस एलिमेंट को कॉन्शियस अवेयरनेस में इंटीग्रेट करो, क्योंकि सिर्फ प्रोजेक्शंस विड्रॉ करके ही हम करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, भले ही ये काम करेज मांगता है। यही है असली इनर ग्रोथ, रिएक्ट करने से रिस्पॉन्ड करने का सफर। यही है शैडो वर्क, अंधेरे से भागना नहीं, अंधेरे में रोशनी ले जाना। और यही है वो जर्नी जो तुम्हें रिएक्टिव इंसान से कॉन्शियस इंसान बनाती है। तो आज जो भी तुमने सुना, वो 4 बातें, दबाई गई जरूरत, अनसेट बाउंड्रीज, सप्रेस्ड एम्बिशन और पर्सोना ऑथेंटिक सेल्फ का कॉन्फ्लिक्ट, इन्हें अपने जर्नल में लिखो। और अगली बार जब कोई तुम्हें ट्रिगर करे, तो बस एक पल रुको और पूछो, ये मेरा शैडो मुझे क्या दिखा रहा है? बस इतना काफी है शुरुआत के लिए। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि ये बात किसी और को भी सुननी चाहिए, तो शेयर करो, क्योंकि हर वो इंसान जो अपने ट्रिगर्स को समझने लगता है, वो अपने रिश्तों को, अपनी जिंदगी को और इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाता है। और अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि समझना अलग बात है और जिंदगी में अप्लाई करना बिल्कुल अलग। तुमने अभी तक जाना कि ट्रिगर तुम्हें 4 चीजें दिखाता है, दबाई गई जरूरत, अनसेट बाउंड्री, सप्रेस्ड एम्बिशन और पर्सोना ऑथेंटिक सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट। पर अब सवाल ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जब तुम किचन में खड़े हो और कोई तुम्हारी कुकिंग पर कमेंट कर दे, जब ऑफिस में बॉस तुम्हारे आइडिया को इग्नोर कर दे, जब व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ऐसी बात बोल दे जो तुम्हें चुभ जाए, उस एग्जैक्ट मोमेंट में तुम क्या करो? पहली प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, 90 सेकंड रूल। ये न्यूरोसाइंस से आती है। जब तुम ट्रिगर होते हो, तुम्हारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होता है, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन का सर्ज, वो अप्रॉक्सीमेटली 90 सेकंड्स में पीक करता है और फिर नेचुरली कम होने लगता है। मतलब अगर तुम 90 सेकंड्स तक रिएक्ट नहीं करते, चुप रहते हो, गहरी सांस लेते हो, पानी पीते हो, कमरे से बाहर चले जाते हो, तो तुम्हारा ब्रेन लिटरली उस इनिशियल इमोशनल हाईजैक से बाहर आ जाता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी रैशनल ब्रेन कंट्रोल लेने लगता है। ये 90 सेकंड्स तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। तुमने कितनी बार कुछ ऐसा बोला है जो बोलने के 5 मिनट बाद रिग्रेट किया? कितनी बार एक मैसेज भेजा जो भेजने के बाद डिलीट करना चाहा? कितनी बार एक रिएक्शन दी जिसने रिश्ता डैमेज किया? अगर तुमने उन 90 सेकंड्स में बस रुक गए होते, तो शायद वो डैमेज न होता। ये शैडो वर्क का सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल टूल है पॉज। बस रुको, रिएक्ट मत करो, अपने बॉडी को टाइम दो कि वो केमिकल स्टॉर्म गुजर जाए और फिर रिस्पॉन्ड करो, कॉन्शियसली, थॉटफुली, अपने वैल्यूज के हिसाब से, अपने इम्पल्स के हिसाब से नहीं। अब दूसरी स्ट्रैटेजी, मिरर एक्सरसाइज। ये मैंने किसी थेरेपी बुक में नहीं पढ़ा, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है जो मैंने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करके सीखा। जब भी कोई तुम्हें ट्रिगर करे, एक पेपर लो और 2 कॉलम्स बनाओ। एक कॉलम में लिखो, ये इंसान क्या करता है जो मुझे बर्दाश्त नहीं। दूसरे कॉलम में लिखो, क्या ये क्वालिटी किसी रूप में मेरे अंदर भी है या मेरे अंदर इसकी ऑपोजिट एक्सट्रीम है? और फिर ऑनेस्टली इवैल्यूएट करो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से एक एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे एक जमाने में उन लोगों से बहुत इरिटेशन होती थी जो बहुत ज्यादा इमोशनल होते थे,
हर बात पे रो देते थे, हर चीज को पर्सनली ले लेते थे। मैं सोचती थी कितने वीक हैं, जरा सी बात पर टूट जाते हैं। पर जब मैंने अपने शैडो में झांका तो मुझे एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ मिली। मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए अपनी इमोशंस को इतना सप्रेस कर रखा था कि मैं रो ही नहीं पाती थी। जब कुछ तकलीफदायक होता मैं नम्बली स्माइल करती और कहती आई एम फाइन। वो लोग जो ओपनली रो रहे थे वो कर रहे थे जो मैं करना चाहती थी पर कर नहीं पा रही थी। मेरी इरिटेशन उन पर नहीं थी, मेरी इरिटेशन अपनी खुद की इमोशनल ब्लॉकेज पर थी। जब मैंने ये रियलाइज किया तो ट्रिगर कम हुआ? इमीडिएटली नहीं, पर धीरे धीरे हाँ। अब जब कोई रोता है मुझे इरिटेशन नहीं, रिस्पेक्ट फील होती है कि ये इंसान इतना ब्रेव है कि अपनी वल्नरेबिलिटी दिखा रहा है। ये शिफ्ट इरिटेशन से रिस्पेक्ट, ये शैडो इंटीग्रेशन का रिजल्ट है। अब एक और डीपर लेयर पर चलते हैं, चाइल्डहुड पैटर्न्स और ट्रिगर का कनेक्शन। बहुत बार तुम जो ट्रिगर्स अडल्ट लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो उनकी जड़ें चाइल्डहुड में होती हैं और ये समझना बहुत ज़रूरी है। सोचो, अगर तुम्हें बचपन में हर बार इग्नोर्ड किया गया, तुम्हारी बात नहीं सुनी गई, तुम्हारी फीलिंग्स को ड्रामा कहा गया, तो अडल्ट लाइफ में जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, चाहे अनइंटेंशनली भी, तुम्हारा रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। तुम्हें इतना गुस्सा आएगा जितना सिचुएशन वारंट नहीं करती। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस जो सिचुएशन के प्रोपोर्शन में नहीं होती वो अक्सर शैडो मटेरियल की तरफ पॉइंट करती हैं। ट्रिगर तुम्हारे किसी डिसोन्ड पार्ट को एक्टिवेट कर देता है। वो 30 साल का तुम रिएक्ट नहीं कर रहा, वो 7 साल का बच्चा रिएक्ट कर रहा है जिसे कभी सुना नहीं गया। ये बहुत पावरफुल रियलाइजेशन है और जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम अपने आप को और दूसरों को ज्यादा कंपैशन दे पाते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर ओवर रिएक्शन के पीछे एक पुराना जख्म है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक और सिनेरियो देती हूँ। तुम सोचो, एक मिडिल क्लास बॉय है, 28 साल का, अच्छी जॉब है, पेरेंट्स प्राउड हैं, पर उसकी एक कलीग है, सेम एज, सेम क्वालिफिकेशन, पर वो ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोलती है, मीटिंग्स में लीड करती है, प्रमोशंस जल्दी मिलती हैं, और ये लड़का उससे इरिटेट रहता है। बहुत एटीट्यूड है, सब फ्लॉन्टिंग है, रियल टैलेंट ऐसे नहीं होता। पर अगर ये लड़का ईमानदारी से अपने अंदर देखे तो उसे पता चलेगा कि उसके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस था, वो एम्बिशन थी, पर बचपन में उसे बताया गया कि ज्यादा बड़े सपने मत देखो, स्टेबल रहो, रिस्क मत लो। उसने अपनी एम्बिशन को सेफ्टी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। और अब जब कोई और वो एम्बिशन ओपनली लिव करता है तो उसका शैडो उसे तकलीफ देता है, प्रोजेक्शन के रूप में। यूंग कहते थे कि हर इंसान शैडो कैरी करता है और जितना कम ये कॉन्शियस लाइफ में एम्बॉडीड होता है उतना ही घना और काला हो जाता है। और अगर इग्नोर किया जाए तो ये इंसान को ऐसे बिहेव कराता है जिससे वो खुद कॉन्शियसली अग्री नहीं करता, जो बाद में रिग्रेट और गिल्ट में बदल जाता है। ये बहुत कॉमन पैटर्न है इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज में। बच्चों को सेफ्टी सिखाई जाती है, सिक्योरिटी सिखाई जाती है, पर एम्बिशन सिखाना वो ज्यादा माना जाता है। और फिर वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो एम्बिशियस लोगों से ट्रिगर होते हैं बिना ये जाने की। वो ट्रिगर उनकी खुद की दबाई गई फायर है। अब एक और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताती हूँ, बॉडी स्कैन फॉर ट्रिगर्स। ये बहुत अंडररेटेड टेक्निक है। अगली बार जब तुम ट्रिगर हो तो एक पल रुको और अपने बॉडी को स्कैन करो। ध्यान दो, टेंशन कहाँ है? जबड़ा टाइट है, कंधे ऊपर उठे हुए हैं, पेट में गांठ है, छाती भारी है। तुम्हारा बॉडी तुम्हारा सबसे ऑनेस्ट सिग्नल सिस्टम है। वो तुम्हें एग्जैक्टली बता रहा है कि ट्रिगर कहाँ हिट कर रहा है। और ये बॉडी अवेयरनेस शैडो वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि बहुत बार इमोशंस इतने दबाए गए होते हैं कि तुम मेंटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि तुम क्या फील कर रहे हो, पर बॉडी हमेशा सच बोलता है। जब तुम्हारा जबड़ा टाइट होता है तो शायद तुमने कुछ कहना चाहा पर कहा नहीं। जब कंधे ऊपर उठते हैं तो शायद तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ फील कर रहे हो जो तुम्हारा नहीं है। जब पेट में गांठ बनती है तो शायद कोई डीप सीटेड फियर एक्टिवेट हो रहा है। बॉडी को सुनो, ये तुम्हारा शैडो तुमसे कम्युनिकेट कर रहा है। अब एक और लेयर, शैडो वर्क और फॉरगिवनेस का कनेक्शन। बहुत लोग सोचते हैं कि फॉरगिवनेस मतलब दूसरे को माफ करना, पर शैडो वर्क के कॉन्टेक्स्ट में फॉरगिवनेस का मतलब है खुद को माफ करना। खुद को माफ करना उन सब चीजों के लिए जो तुमने फील की पर कभी एक्सप्रेस नहीं किया। खुद को माफ करना कि तुमने अपनी बाउंड्रीज नहीं रखी,
खुद को माफ करना कि तुमने अपनी एम्बिशंस को दबाया। खुद को माफ करना कि तुमने एक मास्क पहनकर जिया, इसलिए नहीं कि तुम फेक हो, बल्कि इसलिए कि उस वक्त तुम्हें लगा कि सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है। और सच ये है, शायद उस वक्त जरूरी भी था। एक बच्चे के लिए, एक टीनेजर के लिए जो अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था, पर्सोना बनाना, शैडो छुपाना, ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। पर अब तुम अडल्ट हो, अब तुम्हें उस स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं। अब तुम सेफली अपने शैडो से मिल सकते हो, उसे एक्नॉलेज कर सकते हो, उसे इंटीग्रेट कर सकते हो। और इंटीग्रेशन का मतलब परफेक्शन नहीं है, इंटीग्रेशन का मतलब है कंप्लीटनेस। शैडो वर्क सिर्फ थेरेप्यूटिक एंडेवर नहीं, ये सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ की तरफ एक जर्नी है। ये प्रोसेस पास्ट कंडीशनिंग की कंस्ट्रेंट्स से फ्री होने और ज्यादा ऑथेंटिक और बैलेंस्ड सेंस ऑफ सेल्फ अचीव करने में मदद करती है। अब मैं तुमसे एक और बात शेयर करना चाहती हूँ जो सोचने वाली है। क्या तुमने नोटिस किया है कि जो लोग सबसे ज्यादा दूसरों को जज करते हैं, वो अक्सर अपनी जिंदगी से सबसे ज्यादा अनसैटिस्फाइड होते हैं। जो हमेशा दूसरों में कमी निकालते हैं, वो दरअसल अपनी कमियों से भाग रहे होते हैं। शैडो अनकॉन्शियस रहकर पर्सनालिटी पर एक्टिव इन्फ्लुएंस डालता है और बिहेवियर को अनफोर्सीन वेज में अफेक्ट करता है। और जब हम शैडो ड्रिवन बिहेवियर करते हैं, जैसे किसी से बुरा बर्ताव या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय ज्यादातर लोग प्रोजेक्शन यूज करते हैं ताकि अपने शैडो का सामना न करना पड़े। ये एक एंडलेस साइकिल है। जज करो, प्रोजेक्ट करो, ब्लेम करो, रिपीट करो। और इस साइकिल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, अवेयरनेस। अब एक एक्सरसाइज और, ये थोड़ी एडवांस्ड है पर बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है। इसे लेटर टू द ट्रिगर कहते हैं। वो इंसान सोचो जो तुम्हें सबसे ज्यादा ट्रिगर करता है और उसे एक लेटर लिखो। भेजना नहीं है, बस लिखना है। उसमें लिखो, तुम मुझे इसलिए ट्रिगर करते हो क्योंकि, और फिर ऑनेस्टली लिखो, पूरा लिखो, गुस्सा, तकलीफ, फ्रस्ट्रेशन, सब। और फिर दूसरा लेटर लिखो अपने शैडो को। डियर शैडो, मैं जानती हूँ तुम वहां हो, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें दबाया है, पर अब मैं तैयार हूँ तुमसे मिलने के लिए। ये एक्सरसाइज इमोशंस को सरफेस करती है और सरफेस पर आने के बाद उन्हें प्रोसेस करना आसान हो जाता है। शैडो वर्क लीनियर प्रोसेस नहीं है, इसमें पेशेंस चाहिए, सेल्फ कंपैशन चाहिए और अपनी साइकी कम्प्लेक्सिटी को एम्ब्रेस करने की विलिंगनेस चाहिए। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग एंगल कवर करना चाहती हूँ, कलेक्टिव शैडो, यानी समूह का शैडो। सामूहिक शैडो प्रोजेक्शन स्टीरियोटाइपिंग, प्रेजुडिस और सोशल डिवीजन में कंट्रीब्यूट करती है। ग्रुप्स या सोसाइटीज अपने कलेक्टिव शैडोज को दूसरे ग्रुप्स, कल्चर्स या नेशंस पर प्रोजेक्ट करते हैं। ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होता, ये फैमिलीज में, कम्युनिटीज में, पूरे समाज में होता। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचो, कितनी बार हमने किसी पूरी कम्युनिटी को एक लेबल दे दिया, कितनी बार हमने वो लोग ऐसे ही होते हैं कहा। ये कलेक्टिव प्रोजेक्शन है। हम अपने शैडो, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने फियर्स, अपनी शॉर्टकमिंग्स को एक पूरे ग्रुप पर प्रोजेक्ट कर देते हैं ताकि हमें अपना शैडो फेस न करना पड़े। और ये पैटर्न जब तक चलता रहे, तब तक मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट और डिवीजन बढ़ती रहती है। अब वापस पर्सनल लेवल पर आते हैं, शैडो वर्क के कुछ और प्रैक्टिकल स्टेप्स जो तुम डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तीसरी स्ट्रैटेजी, ग्रैटिट्यूड रिफ्रेम। जब कोई ट्रिगर करे तो एक एक्सपेरिमेंट करो, उस ट्रिगर के लिए ग्रैटिट्यूड फील करने की कोशिश करो। ये सुनने में पागलपन लगता है, मुझे पता है। जो इंसान मेरा खून खौला रहा है, उसका शुक्रिया। हाँ, क्योंकि वो इंसान तुम्हें वो दिखा रहा है जो मिरर दिखाता है, तुम्हारा अपना रिफ्लेक्शन। और मिरर को तोड़ने से चेहरा नहीं बदलता, मिरर को ध्यान से देखने से बदलता है। तो अगली बार जब ट्रिगर हो, मन में कहो, थैंक यू फॉर शोइंग मी व्हाट आई नीड टू वर्क ऑन। अफर्मेशन नहीं है, ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। और ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट तुम्हारे ब्रेन को एक न्यू न्यूरल पाथवे बनाने में मदद करता है, रिएक्टिव पैटर्न से रिफ्लेक्टिव पैटर्न की तरफ। चौथी स्ट्रैटेजी, शैडो डायलॉग। ये यूंग की एक्टिव इमेजिनेशन टेक्निक का सिंप्लीफाइड वर्जन है। रात को जब सब सो जाएं, 10 मिनट्स निकालो, आंखें बंद करो, अपने शैडो को इमेजिन करो, एक फिगर की तरह, कोई भी फॉर्म दे दो और उससे बात करो। पूछो, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, मैंने तुम्हें क्यों दबाया। और सुनो, जो भी आंसर्स आए, जजमेंट मत करो, बस सुनो।
ये टेक्निक पहले ऑकवर्ड लगेगी, हो सकता है हंसी भी आए, पर अगर तुमने कंसिस्टेंटली किया, हफ्ते में 2-3 बार भी, तो तुम्हें अपने अंदर ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जो किसी और के बताने से नहीं मिलती। अब एक बहुत ज़रूरी कॉशन, अगर शैडो वर्क करते हुए फ्लैशबैक्स ट्रिगर हो, डिसोसिएशन हो, पैनिक हो या सस्टेन्ड इमोशनल डिस्ट्रेस हो, खासकर अब्यूज़ या नेग्लेक्ट से जुड़े ट्रॉमा एक्सप्लोर कर रहे हो, तो ये ज़रूर समझो कि शैडो वर्क थेरेपी का रिप्लेसमेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है, और ऐसे केसेस में लाइसेंस थेरेपिस्ट की गाइडेंस लो। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शैडो वर्क पावरफुल है और पावरफुल चीज़ों को केयरफुली हैंडल करना ज़रूरी है। अगर तुम्हें लगे कि कोई पुराना ट्रॉमा सर्फेस हो रहा है जो बहुत ओवरवेलमिंग है, तो प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प लो। ये वीकनेस नहीं है, ये विजडम है। अब एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी शेयर करती हूँ जो बहुत रिलेटेबल होगी। एक लड़की है, शहर में रहती है, कॉर्पोरेट जॉब है, इंडिपेंडेंट है। उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है जो छोटे शहर में रहती है, शादी हो गई, बच्चे हैं, टिपिकल सेटल्ड लाइफ। और ये इंडिपेंडेंट लड़की हर बार जब अपनी फ्रेंड से बात करती है, इरिटेटेड हो जाती है। कितनी बोरिंग लाइफ है इसकी, बस घर घर खेल रही है, कोई एम्बिशन ही नहीं है। पर एक रात जब वो अपने खाली फ्लैट में अकेली बैठी है, टेक अवे खा रही है, फ़ोन स्क्रॉल कर रही है, तो उसे एक पैंग होता है, एक लोनलीनेस, एक एम्प्टीनेस। और तब उसे रियलाइज़ होता है शायद वो अपनी फ्रेंड से इरिटेटेड इसलिए नहीं है कि फ्रेंड की लाइफ बोरिंग है, बल्कि इसलिए कि फ्रेंड के पास वो कनेक्शन, वो वार्मथ, वो बिलोंगिंग है जो इस लड़की ने एम्बिशन के नाम पर सैक्रिफाइस कर दी है। ये शैडो वर्क है, ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ फेस करना कि तुम्हारा जजमेंट दूसरों पर एक्चुअली तुम्हारी अपनी अनमेट नीड्स का रिफ्लेक्शन है। और ये दोनों साइड्स पर काम करता है। वो शादीशुदा फ्रेंड भी शायद इस इंडिपेंडेंट लड़की से सीक्रेटली एनवियस है, क्योंकि उसने वो फ्रीडम सैक्रिफाइस की जो ये लड़की एंजॉय कर रही है। दोनों एक दूसरे के शैडो मिरर्स हैं। शैडो को एक्नॉलेज और इंटीग्रेट करना यूंगियन साइकोलॉजी में इंडिविजुएशन प्रोसेस का सिग्निफिकेंट पार्ट है। और जब ये दोनों फ्रेंड्स अपने अपने शैडोज को एक्सेप्ट करेंगी, तो उनकी फ्रेंडशिप ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा डीप और ज़्यादा जजमेंट फ्री हो जाएगी। अब बात करते हैं रिड्यूस्ड रिएक्टिविटी की, जो जेन्युइन इनर ग्रोथ का सबसे प्रैक्टिकल साइन है। तुम कैसे जानोगे कि शैडो वर्क काम कर रहा है? ये नहीं कि तुम एक परफेक्ट इंसान बन जाओगे जो कभी ट्रिगर नहीं होता। ऐसा इंसान एग्जिस्ट नहीं करता। साइन ये है कि ट्रिगर्स कम इंटेंस हो जाएंगे। वो सेम इंसान जो पहले तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देता था, अब तुम उसे देखकर एक मोमेंट रुकोगे, एक डीप ब्रेथ लोगे और खुद से कहोगे, इंटरेस्टिंग, ये मुझे ट्रिगर कर रहा है, चलो देखते हैं ये मेरे शैडो का कौन सा हिस्सा है। और फिर मूव ऑन करोगे, बिना उस इंसान को बदलने की कोशिश किए, बिना उसे प्रूव रॉन्ग करने की जरूरत महसूस किए। ये फ्रीडम है दूसरों के बिहेवियर से इमोशनली हॉस्टेज न होने की फ्रीडम। और ये फ्रीडम कोई बाहर से नहीं देता, ये तुम अपने अंदर का काम करके अर्न करते हो। एक और प्रैक्टिकल टिप, ट्रिगर इन्वेंट्री। महीने में एक बार बैठो और अपने पिछले महीने के ट्रिगर्स की लिस्ट बनाओ। कौन कौन ने ट्रिगर किया, किस बात से ट्रिगर हुए, और पैटर्न ढूंढो। क्या सेम टाइप के ट्रिगर्स बार बार आ रहे हैं? अगर हाँ, तो वो तुम्हारा कोर शैडो थीम है, वो एरिया जहां तुम्हारा सबसे ज्यादा काम बाकी है। ये मंथली रिव्यू बहुत पावरफुल है, ये तुम्हें अपने ग्रोथ का रोड मैप देता है। अब आखिरी बात, और ये बात मैं दिल से कह रही हूँ, शैडो वर्क आसान नहीं है, ये कंफर्टेबल नहीं है। शैडो से एनकाउंटर अक्सर अनकंफर्टेबल होता है। शैडो में वो सब है जो किसी रीजन से रिजेक्ट किया गया था। तुम अपने सबसे अगली पार्ट्स फेस करोगे, वो जेलसी, वो ग्रीड, वो एंगर, वो सेल्फिशनेस, वो इनसिक्योरिटी जो तुमने सालों से छुपाई है। पर ये पार्ट्स तुम्हारे हैं, ये तुम्हारी कंप्लीटनेस का हिस्सा हैं। और जब तक तुम इन्हें रिजेक्ट करते रहोगे, तब तक ये बाहर प्रोजेक्शन बनकर आते रहेंगे। रिलेशनशिप्स में, वर्क प्लेस में, फैमिली में, हर जगह। शैडो की अवेयरनेस बढ़ाना इमोशनल लिटरेसी बढ़ाता है और सेल्फ डिसेप्शन कम करता है। युंग ने आर्ग्यू किया कि शैडो का इंटीग्रेशन इंडिविजुएशन के लिए एसेंशियल है, जो होलनेस बनने की लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अगर तुम यहाँ तक सुन पाए हो, तो तुम ऑलरेडी बहुत करेजियस हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सुनना ही नहीं चाहते कि उनकी प्रॉब्लम्स का सोर्स बाहर नहीं, अंदर है।
ज़्यादातर लोग कंफर्टेबल हैं ब्लेम करने में, कंप्लेन करने में, विक्टिम बने रहने में, क्योंकि अपने शैडो से मिलना डरावना है। पर तुम यहाँ हो, तुम सुन रहे हो, और ये ही पहला स्टेप है। तो आज से एक कमिटमेंट लो अपने आप से कि मैं अपने ट्रिगर्स को टीचर्स मानूंगी। मैं रिएक्ट करने से पहले एक पल रुकूंगी। मैं अपने शैडो से डरने की बजाय उससे बात करूंगी। और मैं अपनी कंप्लीटनेस की तरफ चलूंगी, धीरे धीरे, एक स्टेप एट अ टाइम। और हाँ, कमेंट्स में बताओ आज इस पूरी बात में कौन सी एक बात ऐसी थी जो तुम्हें सबसे ज्यादा हिट की। कौन सा एग्जाम्पल तुम्हें लगा कि अरे ये तो मेरी ही कहानी है, मुझे जेन्युइनली जानना है, क्योंकि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस ही इस कॉन्वर्सेशन को और गहरा बनाते हैं। और अगर तुम यूनिवर्सल ट्वीट्स फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। यहाँ हम ऐसी ही बातें करते हैं जो सरफेस लेवल मोटिवेशन से नहीं, बल्कि डीप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से ज़िंदगी बदलती हैं। और एक लास्ट चीज़, अगर तुम्हें लगता है कि ये कंटेंट तुम्हारे लिए मीनिंगफुल है, अगर ये जर्नी तुम्हें क्लैरिटी दे रही है, तो सुपर थैंक्स के ज़रिए तुम इस काम को आगे बढ़ाने में साथ दे सकते हो। ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक शेयर्ड जर्नी है जहां तुम्हारा सपोर्ट इस कंटेंट को और लोगों तक पहुंचाता है और लोगों के शैडोज में रोशनी ले जाता है। तो चलो आज से शुरू करते हैं अपने अंदर उतरने का सफ़र, अपने शैडो से दोस्ती करने का सफ़र, और उस इंसान बनने का सफ़र जो रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है, जो जज नहीं करता, समझता है, जो भागता नहीं, रुक कर अपने अंदर झांकता है। ये है असली इनर ग्रोथ, और ये तुम्हारे अंदर शुरू हो चुका है। बस तुम्हें इसे रिकॉग्नाइज करना है।